ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। सवाल लेते हैं नई दिल्ली से, जहां से उषा अरोड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर बन चुकी हैं। उषा जी बताएं, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार टैक्स गुरु जी। जी नमस्कार। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग अ फ्लैट। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का जो एक्सपेंस होता है उसमें एक तो क्या क्या इंक्लूड होगा, कितने पीरियड का एक्सपेंस इंक्लूड होगा, कितना परसेंटेज तक उसको कवर किया जा सकता है, बिकॉज बायर इज रेडी टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन वो रजिस्ट्री कॉस्ट अलग रखना चाहता है सो दैट उनका एक्सपेंस स्टैम्प ड्यूटी बच सके। बट एज अ सेलर मेरी टैक्स लायबिलिटी वो किस चीज में बनेगी? कैपिटल गेन में इंक्लूड होगा, इंडेक्सेशन में होगा, या मैं 20% स्लैब शॉर्ट टर्म में होगा? इन चीजों के बारे में मुझे थोड़ी सी उलझन है जो मैं जानना चाहती हूँ टैक्स गुरु से। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे हमारे टैक्स गुरु। मैं समझ सकता हूँ कि जो आपका बायर है वो ये कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना चाहता डीड में, क्योंकि अदरवाइज उसको उस पर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। और जैसे आपने बताया ये सब सॉफ्ट फर्निशिंग वगैरह के आपने कुछ रेनोवेशन उसके चेंजेस किए हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू रियली विद द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर ये पैसा जो आपने खर्च किया है वही अमाउंट आपको रीइंबर्समेंट के तौर पे मिलती है, तो एक दूसरे के सामने वो आप सेट ऑफ करके उस पर कोई टैक्स भरने का सवाल नहीं होता। अगर उसको शॉर्ट टर्म में भी गिना जाए बट बैक टू बैक इट इज़ द सेम अमाउंट, सो देयर विल बी नो टैक्स। आप इसमें इंडेक्सेशन का टेम्पटेशन मत रखिए अगर 2 साल से ज़्यादा भी है तो, क्योंकि अगर आप उसको डीड में इंक्लूड नहीं करते हैं तो इंडेक्सेशन करके उसको क्लेम करना वो अलग से मुश्किल है। कई बार लक्ष्मण जी ये होता है कि लोग अपना फर्नीचर फिक्सचर के साथ जो फ्लैट बेचते हैं तो उसको अलग वैल्यू इसलिए करते हैं क्योंकि फर्नीचर फिक्सचर में अगर गेन भी होता है तो वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि फर्नीचर फिक्सचर इज नॉट अ कैपिटल एसेट विद इन द मीनिंग ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये प्लानिंग को लक्ष्य में रखते हुए उषा जी अपना स्ट्रक्चर कर सकेंगी। बिल्कुल उषा जी, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जैसा कि हमारे टैक्स गुरु ने बताया, आप बिल्कुल इस प्रावधानों का ध्यान में रखते हुए अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। मुकेश जी, अगला सवाल नहीं, इससे पहले एक मुद्दा जो आता है बार बार वो है ऑफिशियल रिम्बर्समेंट का। आमतौर पर ऑफिशियल रिम्बर्समेंट के तौर पर जो पैसे मिलते हैं लोग मान के चलते हैं उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसमें क्या पेच है कि वाकई उस पर टैक्स नहीं बनता है या फिर टैक्स की देनदारी बनती है, उससे बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेस किया, क्योंकि होता क्या है कि आम तौर पे ये माना जाता है कि वे आपको एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिला तो दैट इज़ पार्ट ऑफ योर सैलरी, आइदर सैलरी या परक्विजिट या जो भी कहें। पर कोर्ट्स ने, और ये कोई आज की नई पोजीशन नहीं है, मुझे याद है द मोस्ट सेलिब्रेटेड डिसीजन ऑन दिस पॉइंट जब हमारा एक ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, उन दिनों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक ओवन वर्सेस बुक के केस में ये प्रिंसिपल तय किया गया कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो कुछ देता है जिससे एम्प्लॉई को कुछ फ़ायदा नहीं होता है और एम्प्लॉई जो उसको मिलता है वो एम्प्लॉयर के हित के लिए ही उसको खर्च करता है। जैसे आप ट्रैवल पे गए, बिजनेस ट्रैवल पर, और आपने एम्प्लॉयर के लिए जो कुछ काम किया उसके लिए आपने अपना ट्रैवलिंग, होटल एकोमोडेशन, कन्वेयंस वगैरह का खर्च किया, उसका आप रीइंबर्समेंट लेते हैं। पैसा आपको ज़रूर मिलता है क्योंकि एक बार आपने खर्च किया, पर ये आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो ये एक सेटल्ड पोजीशन है कि इफ़ इट इज़ एन ऑफिशियल रीइंबर्समेंट फॉर द वर्क दैट यू हैव डन फॉर योर एम्प्लॉयर, लक्ष्मण जी, उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, ऑफिशियल रिम्बर्समेंट मिलता है तो उसको खुशी खुशी ग्रहण करिए, उस पर कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं करीमगंज असम में, जहां से अजय चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजय साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बताएं सर, क्या सवाल है आपके पास? मेरा सवाल ये है कि मैं एक सीपीएसयू हिंदुस्तान बाय नेम हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी करता था। ठीक है। वो 19 का मई महीना में वो लिक्विडेट हो गया है।
ठीक है। इसका पहले से 17 जनवरी से सैलरी एंड अदर थिंग्स बंद हो गया, मेरा नहीं मिला। ठीक है। 17 से तो ये इसमें रिजेंटमेंट आ गया लोकेलिटी में। यहाँ हम लोग का साउथ आसाम में एक ही इंडस्ट्री था, वो रनिंग इंडस्ट्री सडनली बंद हो गया। इसमें पब्लिक को रिजेंटमेंट आया। उसका कारण गया साल आसाम गवर्नमेंट इंटरफेयर किया है और आसाम गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज डाला है। ठीक है। वो रिलीफ पैकेज में एक रिलीफ मिला है, लेकिन अंदर में उन लोग का एक हिसाब लगाया जिसका जितना दिन का जॉब है इसका हिसाब से लमसम एक पेमेंट मुझको मिला है। लेकिन बैंक का खाता में ये रिलीफ पैकेज है, बैंक का खाता में रिलीफ पैकेज आया, रिलीफ पैकेज रिलीफ लिखा तो है। अब आप जानना चाहते हैं इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? या ठीक है। मुकेश जी, क्या सुझाव है इनके लिए? अच्छा लक्ष्मण जी, हम इनको ये पूछें कि डज ही स्टिल कंटिन्यू टू बी एन एम्प्लॉय या उनको रिट्रेंचमेंट हो गया है? आपको अपनी नौकरी से अलग किया गया है या अभी आप नौकरी चालू है? क्या पोजीशन है ये बता सकेंगे अजय बाबू? एम्प्लॉयर जब लिक्विडेट कर दिया है 19 का मई में, अच्छा। तो वो लोग बोल रहा है आप लोग रिट्रेंच हो गया है। अच्छा। और एम्प्लॉय जो है ठीक है, वो लोग केस फाइन। में गया है। तो अगर मैं समझ गया, रिट्रेंचमेंट आपका हो चुका है, तो मेरे विचार से ये जो रिट्रेंचमेंट के रिलीफ पैकेज को you can consider it as being in the nature of retrenchment compensation। और लक्ष्मण जी, एक इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 10(10)(b) है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको कोई भी एक अवार्ड या कॉन्ट्रैक्ट या अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको रिट्रेंचमेंट का कॉम्पेंसेशन मिलता है तो 5 लाख रुपए तक इसको एग्जम्प्ट गिना जा सकता है। तो वन व्यू दैट कैन बी टेकन इन द केस ऑफ अजय बाबू इज दैट ही इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी इन सर्विस, और ये रिलीफ इज नथिंग बट इन द नेचर ऑफ अ रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। चलिए ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, कोल्हापुर से हमारे पास आता है नारायण पटौदिया जी का। पटौदिया साहब नमस्कार। मेरा सवाल ये है जी। कि ये शेयर अनलिस्टेड शेयर को लिक्विडेट कर देंगे, लेकिन डीमैट अकाउंट में से ये शेयर कैसे निकलेंगे? नहीं, अब सवाल ये है कि एक्सटिंग्विशमेंट कब होता है भाई साहब? यू योरसेल्फ कैन नॉट डू एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट तभी होता है जबकि वो कंपनी है वो लिक्विडेशन में चली जाती है, कंपनी का अस्तित्व ही नहीं रहता है। सी देयर आर 2 सिनेरियोज। एक तो उसका कोई ट्रांजैक्शन माना लिस्टिंग नहीं होती है कोई कंपनी की और वो अनलिस्टेड हो जाती है, बट द कंपनी डज स्टिल एग्जिस्ट। और दूसरा ये है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है, तब उसका एक्सटिंग्विशमेंट होता है, तो वो आप पूरे का पूरा लॉस क्लेम कर सकते हैं। ये मैंने समझाया था। अगर वो कंपनी का पूरा एक्सटिंग्विशमेंट नहीं हुआ है और उसको आप डीमैट अकाउंट से रिमूव करना चाहते हैं तो द बेटर कोर्स इज कि एट अ टोकन प्राइस ऑफ से 1 रुपये के हिसाब से आप ट्रांजैक्शन करके ऑफ मार्केट इसको आप अपने डीमैट अकाउंट से भी रिमूव कर सकते हैं और जो डिफरेंस है वो लॉस ले सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि गलती से भरे टैक्स पर रिफंड पाने का क्या है तरीका। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद।